नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के कुछ मुख्य विषयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात जिसे अपनाया जा सके, एक निश्चित जीवन शैली जिस पर लोग अपने जीवन को गति देते हैं। सामान्य रूप से हम जिस देश में रहते हैं वहाँ बहुत सारे धार्मिक समूह हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि। ये सभी धार्मिक समूह हैं और ये सभी एक निश्चित परिपाटी का पालन करते हैं, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, विवाह के रीति रिवाज क्या होंगे, विवाह किस प्रकार से किया जाएगा, बच्चे के जन्म के समय क्या रीति रिवाज होंगे, अंतिम संस्कार कैसे होगा। अपने धार्मिक पूर्वजों को अपना आधार मानते हुए, अपने कुछ विचारों को आधार मानते हुए अपने जीवन को दिशा देना धर्म कहलाता है। धर्म एक मूल पहलू है जो जीवन को गति प्रदान करता है, इसको ही धर्म कहा जाता है। और बाकी जितने लोग अपने आप को धार्मिक समूह को मानते हैं वो किसी एक धर्म समूह को पालन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं। अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है धर्म से परे रहना, यानी किसी एक धर्म का पक्ष ना लेना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजाद होते ही यह कहा गया कि भारत में सभी धर्मों को एक समान आदर दिया जाएगा। इसी आधार पर भारत का संविधान यह घोषणा करता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का है, वह अपनी इच्छा से किसी धर्म को माने या ना माने, अपनी उसकी इच्छा है। यानी कि भारत राज्य का अपना धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसको ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है और यही धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालय से आप क्या समझते हैं। न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। एक ऐसी संस्था जो न्याय प्रदान करने का कार्य करती है, न्यायालय कहलाती है। न्यायालय वास्तव में न्याय की स्थापना करती है। प्रत्येक देश में 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। नंबर 1 आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून की स्थापना करती है और वे सभी लोग जो कानूनों को तोड़ते हैं, नियम से नहीं चलते हैं, अपराधी हैं, उनको दंड देने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया जाता है। इसे सामान्य शब्दों में कोर्ट कहा जाता है या इसे जस्टिस जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर एक ऐसी संस्था जो समाज में वे सभी लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो कानूनों का खंडन करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उनको सजा देने के लिए और पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने के लिए स्थापित की गई संस्था न्यायपालिका कहलाती है। न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। नंबर 1 सर्वोच्च न्यायपालिका, नंबर 2 उच्च न्यायपालिका और नंबर 3 जिला न्यायपालिका। इस प्रकार न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायपालिका, उससे नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायपालिका और सबसे बाद में आपका जिला न्यायालय स्थापित होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताओ। पहली बात, भारत के शासन का मुखिया राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से शासन करता है। भारत का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति शब्द में 2 शब्द हैं, हरित और क्रांति।
हरित का अर्थ है हरा, यानी इसका संबंध फसलों से है, खाद्यान्नों से है। क्रांति का अर्थ है बदल देना, एकाएक तेज बदलाव। भारत में 1960 के दशक में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। उसके अलावा पूरे भारत भर में अलग अलग स्थानों पर अकाल पड़ रहे थे। तो अकालों से निपटने के लिए और भारत में खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए एक स्थिति अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। हरित क्रांति में कई उपाय किए गए, जैसे नंबर 1 HYV बीजों का प्रयोग, नंबर 2 सिंचाई के साधनों जैसे नहरों का, कुओं का और नदियों का विकास करना, बांधों का निर्माण करना, नंबर 3 बहुफसलीय कार्यक्रम का आयोजन करना, नंबर 4 किसानों को साख सुविधा प्रदान करना, नंबर 5 नए कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर का उपयोग करना, नंबर 6 खाद, फर्टिलाइजर और दूसरे उर्वरकों का प्रयोग करना। इन सबके मिले जुले प्रयासों से भारत में इतना अधिक अनाज उत्पादन हुआ कि ना केवल भारत ने अपने लिए अनाज उत्पन्न किया, बल्कि अब वो बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात करने लगा। इस स्थिति को ही हरित क्रांति के नाम से जाना गया। भारत में हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के 2 स्तर हैं, 1967 में पहली हरित क्रांति और 1984 में दूसरी हरित क्रांति। हरित क्रांति को अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि भारत में कोई राजा सीधे सीधे शासन नहीं करता है। आम जनता वोटों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वे प्रतिनिधि सांसद बनकर संसद में पहुंचते हैं और संसद के द्वारा देश का शासन तय होता है। संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत का शाब्दिक अर्थ है ग्राम में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पंचों का चुनाव करना। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। गांवों में स्थानीय शासन की स्थापना करने के लिए, जैसे छोटे मोटे झगड़े, गांव की साफ सफाई, कुओं तालाबों का रखरखाव, इन सब की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आपस में ही मिलकर वोटों के द्वारा पंचायत का चुनाव करते हैं। चुने हुए पंच गांव का विकास करते हैं, गांव की व्यवस्था करते हैं। इसको ही ग्राम पंचायत व्यवस्था कहा जाता है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। हमारा आखिरी प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से आप क्या समझते हैं या वैश्विक संबंध किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध का शाब्दिक अर्थ है वैश्विक स्तर पर देशों के आपसी संबंध। आज कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक देश को दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ही अंतरराष्ट्रीय संबंध या वैश्विक संबंध कहा जाता है। वर्तमान में बहुत से देश गरीब हैं, बहुत से देश अमीर हैं, कोई तकनीकी रूप से संपन्न है और किसी के पास कोई सुविधा है, किसी के पास कोई संसाधन है। तो अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए एक देश जब दूसरे देशों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है तो इनको ही अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है।